मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा, BA सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पेपर सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आज का आपका विषय है राजस्थान में किसान आंदोलन। यहाँ हम बिजौलिया और बरड़ के विशेष संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में समझते हुए सबसे पहले हम समझते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। ये ध्यान रखिएगा कि राजा किसानों से कर की वसूली करता था, ठीक है, लेकिन कर की वसूली हमेशा से इतनी होती थी जितनी राजा को राजकार्य चलाने में आवश्यक हो। भारत में इसकी मात्रा प्राचीन काल से करीब 1/5 से 1/6, सामान्य परिस्थितियों में 1/4 भी रही और मुगल काल और मुसलमानों के समय यह आधी तक भी ली गई थी। भारत में राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो सामाजिक ढांचा था वो कुलीय परंपरा पर आधारित था, यानी कि समकक्षों का जो प्रथम था वो राजा होता था, जो समकक्ष होते थे वो सामंत होते थे, वो भाई भतीजा इत्यादि यानी कि उसके ही परिवार के ही विभिन्न व्यक्ति या रक्त परंपरा से संबंधित व्यक्ति होते थे, जो विभिन्न स्थानों पर सामंत के रूप में, अर्ध राजा के रूप में कार्य करते थे। राज्य की समस्त भूमि राजा की मानी जाती थी और राजा सामंतों की सहायता से नई भूमि को प्राप्त करने की कोशिश करता था और सामंतों को जागीर प्रदान करता था। राजस्थान में 2 प्रकार की भूमि थी, खालसा भूमि और जागीर भूमि। खालसा भूमि राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि, जागीर भूमि जिस पर जागीरदार या सामंतों का अधिकार हुआ करता था। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये सामंत अपने राज्य में पूर्ण राजा की भांति थे। सिर्फ बाह्य सत्ता के लिए वे लोग राजा, जो प्रमुख राजा होता था, उसका अनुकरण किया करते थे और उसे विभिन्न प्रकार के कर उन्हें देने होते थे। जागीर भूमि सामंतों के नियंत्रण वाली भूमि होती थी और सामंत अपने जागीर क्षेत्र में हमेशा सर्वोच्च होता था, यानी कि वहां के कानून बनाने, न्याय संबंधी या अन्य समस्त कार्यों को करने का अधिकार राजा को होता, वो सामंत को होता था। सामंत राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सेवा देता था और युद्धकाल के अलावा भी सामंत वर्ष में एक बार अपनी सेना के साथ राजा के पास उपस्थित होता था, जिसे चाकरी कहा जाता था। ये विभिन्न नाम हैं जो आपको मिलेंगे, जो सामंत राजा को देते थे या कर जो किसान इत्यादि सामंत को देते थे। इसके अलावा भी वार्षिक आय के आधार पर भी, यानी कि सामंत अपने राज्य में जितनी आय वसूल कर रहा है उस आय का एक भाग राजा को जमा कराता था, जैसे रेख, छटुंद आदि। नया राजा जब कोई बनता था तो सामंतों की ओर से नजराना दिया जाता था। जागीर में जब नया सामंत बनता था तो वह शासक को उत्तराधिकार शुल्क, जो हुक्मनामा या तलवार बधाई कहलाता था, वो राजा को देता था। और युद्ध के अवसर पर भी जब राजा कोई कर लगाता था तो वो भी सामंत को देने होते थे। और सामंतों की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमिकर। अब राजस्थान में भूमिकर की दरें क्या थी? भूमिकर वसूलने की राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रथाएं थी, लाटा, कूटा और बिगोड़ी। लाटा, फसल कट जाती थी और कटने के बाद किसी सरकारी अधिकारी को बुलाया जाता था और ठिकाने का जो अधिकारी है वो कटने, उसकी देखरेख में फसल कटती थी और धान साफ होकर इकट्ठा होता था और ठिकाने का जो हिस्सा है वो अलग कर दिया जाता था, किसान का शेष बाकी रह जाता था। दूसरा कूटा। कूटा के अंतर्गत खड़ी फसल का अनुमान लगाया जाता था, कितनी फसल हो सकती है उससे लगान का अनुमान लगता था और इस तरह से किसान लगान देता था। बिगोड़ी। बिगोड़ी नगद रकम के रूप में ली जाती थी, यानी कि इसे बिगोड़ी या हासिल हम कहते हैं। ये कह सकते हैं कि जहाँ पर व्यापारिक फसलें होती थी, जैसे अफीम, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि, वहाँ पर नगद पैसा लिया जाता था तो उसे बिगोड़ी कहा जाता था। इसे हासिल भी कहते थे। एक और दिखाई देती है सामान्यतः, जिसे हम कह सकते हैं, ये लाटा और कूटा दोनों के अंतर्गत आती है भोग। जब अनाज रूप में लगान लिया जाता था तो उसे भोग कहा जाता था।
19वीं शताब्दी के मध्य तक सामंतों और किसानों के मध्य जो संबंध थे वो बहुत मधुर थे, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव इन पर अभी तक नहीं पड़ा था और कोई भी आसामी अपने हिस्से का भोग ठिकाने में जमा कराने चाहता और सामंत को यह ज्ञात होता कि उस किसान के लड़के या लड़की का विवाह है तो वह उससे भोग नहीं लेता था, यानी कि एक प्रेम पूर्वक संबंध जो थे वो इनके अंतर्गत थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि राजस्थान में किसान आंदोलन हुए। किसान आंदोलन का क्या कारण रहा? जब अंग्रेजों का अधिकार या अंग्रेजों का संरक्षण जो था राजस्थान पर हुआ तो राजस्थान के शासकों को बाह्य और आपसी युद्धों से मुक्ति मिल गई, उनके राज्य सुरक्षित हो गए। तो इस व्यवस्था में उन्होंने शासकीय शोषण और अन्याय का एक ऐसा कार्य प्रारंभ कर दिया जिसने सामान्य जनता को अभावों, दुखों, निराशाओं और निर्धनता के मध्य लाकर पटक दिया। ब्रिटिश संरक्षण में सामंतों से सैनिक सेवाएं बंद कर दी गईं और उसकी जगह उनसे नगद पैसा लिया जाने लगा। तो जब नगद पैसा लिया जाने लगा तो नगद पैसा के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता थी और इस पैसे का उन्होंने भरपाई कहाँ से की? उन्होंने इसकी भरपाई करना शुरू किया किसानों से। ठीक है, इससे पहले तक क्या था? किसानों से बहुत सारी लागतें और बेगार वसूला जाता था। लागतें कहते हैं विभिन्न प्रकार के करों को और बेगार कहते हैं ऐसा कार्य जिसमें आपको परिश्रम के बिना कोई भी परिश्रम आपको करना हो और उसका कोई भी आपको पारिश्रमिक ना मिले, यानी कि आपको वेतन, धन इत्यादि ना दिया जाए। लागतें यानी कि कर दो प्रकार के थे, कच्चे और पक्के। कच्ची लागतें वे थी जो रैयत से वस्तु के रूप में प्राप्त की जाती थी और पक्की लागतें रोकड़ यानी धन के रूप में प्राप्त की जाती थी। राज्य या ठिकाने के वित्तीय संकट को समस्त समाज का संकट मानकर रैयत अपनी स्वेच्छा से लागतें अदा करते थे और बेगार जो थी वो असाधारण परिस्थितियों में ली जाती थी, जैसे कि नाई, धोबी, कुम्हार, खाती, लोहार इत्यादि। ये बिना किसी पारिश्रमिक के अपनी सेवाएं देते थे। जागीर और खालसा क्षेत्र में इन सेवा देने वालों को कुछ भूमि दी जाती थी जिस पर कोई लगान नहीं लिया जाता था। उस भूमि पर खेती करके वो अपना जीविकोपार्जन करते थे और समय समय पर ठिकानेदारों की इत्यादि की सेवाएं किया करते थे। उपज का लाटा या कूता हो जाने के बाद भोग के साथ लागतों के रूप में अनाज प्राप्त किया जाता था। पटेल, पटवारी, कामदार, फौजदार, गांव बलई, चौबदार, छड़ीदार आदि के नाम पर भी लागतें ली जाती थी। जैसे रक्षाबंधन का अवसर है तो राखी को घी ये कर लगा दिया। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए लिया जाने वाला दूध उसे जावा का दूध कह दिया जाता था। वर्षा ऋतु में गायों और भैंसों को के लिए एक दिन के दूध का घी जो था वो कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा नया वर्ष लगने पर तथा लाटा या कूता होने पर सभी आसामियों से नजराना लिया जाता था। राजकुमार या सामंत का कुंवर यानी कि उसका पुत्र यदि किसी गांव में जाता तो गांव के सभी आसामियों से नजराना लिया जाता था। शासक या सामंत के पुत्र या पुत्री की शादी पर भी अलग अलग नामों से कर लिए जाते थे और इसी तरह से तेलियों, कसाईयों, गडरियों, रेगरों आदि से भी लागतें ली जाती थी। इसके अलावा गांव के प्रत्येक निवासी को बेगार भी देनी होती थी। बेगार का तात्पर्य यानी कि उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, उन्हें कार्य करना है। जैसे प्रत्येक गांव में ब्राह्मण और राजपूत जो थे वो बेगार से मुक्त होते थे, अन्य सभी को बेगार देनी होती थी। जैसे प्रत्येक गांव में एक चमार है तो उसे सामंत के पशुओं के लिए चारा लाता था और उनकी हवेली और ठिकाने के मकानों को वर्ष में 2 बार लीपता था। ठिकाने के घोड़ों के लिए दाना डलता था। अब नाई ही है तो ठिकाने के कर्मचारियों की मुफ्त में हजामत करता था। इस तरह से विभिन्न कार्य जो हैं यानी कि जो भी लोग जो कार्य कर सकते हैं वो सभी बिना पारिश्रमिक के ठिकानों में या सामंतों की जागीरों में कार्य करते थे। सर्वाधिक बेगार जो है वो किसानों को देनी पड़ती थी क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के कर इत्यादि देने पड़ते थे। लेकिन राजाओं और सामंतों का जो दृष्टिकोण था वो उदार था। खालसा और जागीर दोनों ही के मतलब ठिकानेदार, राजा इत्यादि किसानों को संतुष्ट रखने की कोशिश करते थे। लेकिन इनमें परिवर्तन कब आया? 19वीं शताब्दी के बाद में, जब ब्रिटिश पदाधिकारियों ने सामंतों को रोकड़ देना शुरू कर दिया, रोकड़ वसूलना शुरू कर दिया तो और सामंतों पर स्टाम्प शुल्क लगा दिया
और सामंतों पर जुर्माना लगाने लगे तो सामंतों ने उसकी भरपाई कहाँ से की? उन्होंने उसकी भरपाई की किसानों से। इससे पहले वे अपने किसानों से अनाज इत्यादि रूप में लगान ले लिया करते थे, लेकिन अब उन्हें किसानों के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए अब वो उन पर नगद का जो बोझ है वो डालने लगे। इसके अलावा जब पश्चिमी संस्कृति से उनका संबंध हुआ तो उनमें भोग विलासिता इत्यादि आने लगी। जैसे पश्चिमी शैली के वेशभूषा, खान पान, ब्रिटिश अधिकारियों के आगमन पर उनकी पश्चिमी शैली की व्यवस्था, अंग्रेजी शराब का प्रचलन आदि बढ़ने लगा और इन सब का प्रभाव उनके रहन सहन, उनके जीवन और संस्कृति पर पड़ रहा था। अपने राज्य की ओर से राजा और सामंत जो थे वो उन्होंने उपेक्षित कर दिया था और एक तरह से वे लोग जो थे वो विलासी हो गए। जब मेयो कॉलेज जो था, अजमेर का मेयो कॉलेज अगर आप लोगों ने सुना हो, तो उसकी स्थापना की गई थी सामंतों इत्यादि के पुत्र पुत्रियों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ जब वो लोग आए, पाश्चात्य सभ्यता से पूरे डूबे हुए थे, तो ऐसे में उनका रहन सहन भी पाश्चात्य हो गया। उन्होंने अपने राज्यों की राजधानियों में हवेलियां बनवानी प्रारंभ कर दी। उन्हें पश्चिमी शैली के फर्नीचरों और अन्य सामग्री से सजवाना शुरू कर दिया। ये सब कार्य बिना पैसे के होगा नहीं, पैसे के लिए ही होता था। तो ऐसे में इस पैसे की मार किस पर पड़ी? सामान्य जनता पर पड़ी, किसानों पर पड़ी। जब नई जीवन पद्धति आई तो नई जीवन पद्धति के लिए इन्हें धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपनी रैयत बोलते हैं जनता को, किसानों को, जनता पर उन्होंने नई लागतें यानी कि कर लगाने शुरू कर दिए और नए खर्चों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। इस समय में हम ये कह सकते हैं कि करों में तो वृद्धि हुई, उनके खर्चों को पूरा करने के लिए कृषि पर निर्भरता भी बहुत अधिक बढ़ गई। अंग्रेजों के आगमन का सीधा भारत पर प्रभाव था कि भारत में व्यापार वाणिज्य और भारत में उद्योग व्यवस्था समाप्त होती चली गई थी। पहले भारत में विभिन्न उद्योग भी प्रचलित थे, व्यापार वाणिज्य भी होता था और अन्य व्यवस्थाएं, अन्य स्थानों पर भी नौकरी इत्यादि जीविकोपार्जन के साधन थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के पश्चात इन सब पर जब प्रहार हुआ तो भारतीय लोगों के समक्ष कृषि के अलावा अन्य साधन नहीं बचे। कृषि पर जब निर्भरता बढ़ने लगी और इसके अलावा अन्य व्यवसायों से विस्थापित जो लोग थे वे भी कृषि की ओर आ रहे थे, तो ऐसे में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या जब बढ़ने लगी तो कम मजदूरी पर भी आसानी से लोग कार्य करने पर मिलने लगे। पहले सामंत अपने किसानों को नियंत्रित करके रखते थे कि उनके सामंत उनकी राजधानी छोड़कर ना चले जाएं और इसीलिए उनके साथ जो कठोर व्यवहार किया जाता था कि यदि वो अपनी जागीर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें पूरा विवरण देना होता था, उसकी मर्जी के बिना छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जब कृषि श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे तो किसानों के प्रति सामंतों का जो व्यवहार था वो कठोर होने लगा, किसानों का शोषण होने लगा। अब ऐसे में खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त हो गई, अतिरिक्त कृषि के लिए श्रमिक हमेशा से उपलब्ध थे, तो किसानों की उपेक्षा होने लगी और किसानों का शोषण शुरू हो गया। पुराने किसान खेती छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे क्योंकि आय के स्रोत तो उनके पास कृषि के शुरू से ही कृषि था और अब कृषि भी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो ऐसे में जो कृषि पर निर्भरता थी जब बढ़ी, तो जैसे एक परिवार है, एक परिवार में पहले 10 व्यवसाय होते थे, तो 10 व्यवसायों के माध्यम से या 5 व्यवसायों के माध्यम से जीविकोपार्जन होता था। लेकिन अब वो 10 सदस्य अन्य साधनों से जीविकोपार्जन करने के स्थान पर पूरी तरह कृषि पर डिपेंड हो गए। जब कृषि पर डिपेंड हुए तो कृषि से आय तो कम हो गई क्योंकि कई लोगों में पड़ गई, इधर करों में भी वृद्धि होती चली गई। तो करों में वृद्धि की वजह से आर्थिक स्थिति जो थी वो गिरती चली गई। राजाओं ने भी सामंतों को नई लागतें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। सामंत अपनी इच्छानुसार जब चाहे जब किसी पर भी नई लागत लगा सकता था। जैसे जयपुर राज्य के शेखावाटी के ठाकुर ने जब मोटर कार खरीदी तो उसने आसामियों पर मोटर लाग नामक एक नई लागत लगा दी। शेखावाटी के आसामी 30 प्रकार की लागतें पहले से ही दे रहे थे, एक नई लागत और उन पर लग गई। 1922 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत ने जब राजपुताना के एजीजी को 74 प्रकार की लाग बाग की सूची प्रस्तुत की जो बिजोलिया के किसानों से वसूल की जा रही थी, और इसी प्रकार से बेंगू यानी मेवाड़ के किसानों को 59 प्रकार के कर देने होते थे। तो इस समय में जो कर थे वो बहुत ज़्यादा थे।
इसके अलावा सामंतों का निरंकुश शासन था। सामंतों द्वारा किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। किसानों की बुरी तरह पिटाई करना बहुत आम बात थी। सामंत किसानों के विरुद्ध अपने दीवानी, फौजदारी, न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। किसानों की महिलाओं की पिटाई करना, उनके परिवार के लोगों के साथ गलत व्यवहार करना या उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाना, इस तरह की जो चीज़ें थी वो वहाँ सामान्य थी। एक तरह से सामंत अपने आप में सर्वे सर्वा थे और वहाँ रहने वाली जो जनता थी वो उनकी मातहत थी, जिसके साथ वो नौकरों के समान व्यवहार किया करते थे। यानी कि और ये भी चीज़ दिखाई देता है कि उन्हें इतने कर तो देने ही होते थे, लेकिन इसके अलावा भी यदि किसान की फसल का लाटा या कूता नहीं हुआ तो वो अपनी ही फसल का एक दाना भी नहीं ले सकता बिना सामंत की परमिशन के। यदि कोई किसान ऐसा करता हुआ पाया जाता तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। और इसके अलावा किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल भी कर सकते थे। उनके सामान को बाहर फेंकवा दिया जाता था। उन पर बेवजह जो ऋण है वो दिखाया जाता था। इस तरह से किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत अधिक दयनीय हो गई थी। इधर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब धन की अधिक आवश्यकता हुई तो इस आवश्यकता को, क्योंकि कृषि द्वारा उत्पादित जो मूल्य थी वो कभी भी बढ़ और गिर सकते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो थी वो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। आर्थिक मंदी उस समय में विश्व में आ रही थी, तो इसका प्रभाव किसानों पर भी पड़ा। लेकिन किसानों को उस समय में अपनी बिगड़ती हुई स्थिति के बावजूद भी बहुत अधिक धन करों के रूप में देना पड़ रहा था। और इस तरह से सामंतों द्वारा किसानों का जो शोषण है वो निरंतर हो रहा था। और यही कारण शायद रहा जिसकी वजह से किसानों को आंदोलन करना पड़ा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि किसान जो थे वो अपने शोषण और अन्याय से त्रस्त एक जनशक्ति के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्हें प्रेरणा चंपारण, खेड़ा, बारदोली, ये जो आंदोलन थे इनसे इन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई। यहाँ हम बात करेंगे अब अगले वीडियो में मेवाड़ के किसान आंदोलन की। तो ये ध्यान रखिएगा, मेवाड़ यानी आधुनिक उदयपुर, यहाँ पर दो प्रमुख किसान आंदोलन रहे हैं, बिजौलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन बहुत विस्तृत और एक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।